की हाल चाल मेरे चीतों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे तो थोड़े कम पढ़ रहे हैं, पिटेंगे एक दो दिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्योंकि ये टॉपिक हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद हो, अदर देन कैश। तो ऐसी जब मैंने वहां पढ़ाया था, मैंने तब भी बताया था आपको कि ये टॉपिक एज इट इज टू कॉपी पेस्ट जाके अगले चैप्टर में फिर से रिपीट हो जाएगा। यार जब दो चैप्टर में एक ही टॉपिक आ रहा है तो सोचो इम्पोर्टेंट है ना, और आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स में आराम से मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्लीज़ फोकस और आराम से आज की क्लास के बाद 3 से 4 नंबर बड़े मज़े में लेकर आओ। पहले मतलब समझेंगे, टॉपिक का मतलब क्या है। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब होता है, अब तक आपने जितनी भी बातें पढ़ी डिबेंचर्स चैप्टर में, उसमें आपको देखने के लिए मिला कि आप डिबेंचर्स इशू करते हो और उसके बदले में आपके पास क्या आ जाता है, रोकड़ा, पैसा। आप डिबेंचर्स इशू करते हो और आपके पास क्या आ जाता है, पैसा। यही हो रहा था। या तो इकट्ठा पैसा आ जाता है तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से लिख देते हो। अगर टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आता है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एज द केस में भी यही कर रहे थे। बट ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पैसे नहीं आते, पर डिबेंचर के बदले में या तो कोई एसेट आ जाएगी या फिर सामने वाले से आप कोई सर्विस ले लोगे। मतलब या तो आप कोई गुड्स या एसेट खरीद लोगे सामने वाले से डिबेंचर के बदले में, या फिर आप उसके बदले में क्या ले लोगे, कोई सर्विस ले लोगे। समझ आ रही है बात। तो व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी इन लीव ऑफ एन एसेट और एनी सर्विस, देन इट इज नोन एज डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा किसी और चीज के लिए जब डिबेंचर कंपनी देती है, सिर्फ 2 ही चीजों के लिए दे सकती है, या तो एसेट या कोई सर्विस। यहाँ पर आप 4 केसेस पढ़ेंगे, आप 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। या तो आप एसेट खरीदोगे, या आप बिजनेस खरीदोगे, या इशूड टू द प्रमोटर्स, या फोर्थ होता है इट इज इशूड टू द अंडर राइटर्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि अदर देन कैश टॉपिक में आपका क्या क्या कवर होता है। क्वाइट एवरीबॉडी। तो टोटल कितने पॉइंट, कितने तरीके के पॉइंट्स हैं, 4। टोटल कितने केसेस बनते हैं गाइस, 4 केसेस बनते हैं। कौन कौन से 4 केसेस बनते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला बनता है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट खरीदने के लिए अगर आप डिबेंचर इशू करोगे तब। या फिर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, क्या पॉइंट है गाइस, परचेज ऑफ बिजनेस। आप कोई बिजनेस भी खरीद सकते हो और उस बिजनेस के बदले में आप क्या दोगे सामने वाले को, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दोगे। या फिर इशूड टू द प्रमोटर्स, क्या पॉइंट है, इशूड टू द प्रमोटर्स। अपने प्रमोटर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं सानवी, जो कंपनी का, जिसको आइडिया आता है कि भाई मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, और जो कंपनी का MOA AOA वगैरह बनवाते हैं, कंपनी फॉर्म करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं कंपनी, वो प्रमोटर्स होते हैं। तो हम उन्हें उनकी सर्विस के बदले में कई बार डिबेंचर्स दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इशूड टू द अंडर राइटर्स। तो यहाँ पर गाइस 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपने मेरी बात अगले 20 मिनट कान खोल के, दिमाग खोल के सुन ली, तो ये केसेस ऑटोमेटिकली एक केस के साथ सारे केस कवर अप हो जाते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो छोटी छोटी सी चेंजेस आते हैं, वो आप लोग समझ जाएंगे। बेटा वो एक अलग टॉपिक है बच्चा, ठीक है। अदर देन कैश एक अलग टॉपिक है, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट टॉपिक। अगली क्लास में हमें वही कवर अप करना है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक यही बच रहा है। हाँ जी, नहीं बेटू, कुछ ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर्स आर ऑलवेज द इनसाइडर्स। कई बार प्रमोटर्स कंपनी इनकॉर्पोरेट करके कंपनी से हट जाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हों।
तो डायरेक्टर्स को यूजुअली, कुछ प्रमोटर्स कॉमन होते हैं जो डायरेक्टर्स भी होते हैं और प्रमोटर्स भी होते हैं, तो वो इनसाइडर्स होते हैं बच्चा, ठीक है। और सर्विस के लिए शेयर दिए जा सकते हैं, वो वैसे शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते जो आपके मन में पॉइंट आ रहा है। स्टार्ट करें। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर टेकिंग सर्विस और फॉर टेकिंग एन एसेट, ठीक है, वो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आएंगे और हम केस 1 से शुरुआत करते हैं। केस 1 रीड करेंगे, क्या लिखा है मैंने पढ़ना, फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। एसेट खरीदने के लिए हम कैसे कैसे क्या सोचते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 1, फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। You do not have to write anything. I will be sending you the notes, okay? यहाँ पॉइंट कहता है केस नंबर 1 में जब हम एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझा रही हूँ और आप ध्यान से देखेंगे एंट्री क्या डलनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं गाइस, और वो बिल्डिंग की वैल्यू है 20 लाख रुपए। आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हो कितने की, 20 लाख रुपए की। किस डेट को खरीदी, मान लो 1/4/2025 को। यू आर परचेजिंग आर लिमिटेड, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आर लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ 20 लाख रुपीज फ्रॉम, कोई भी कंपनी ले लो, आर एंड कंपनी, या आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी है, ये ले लो सी। बिल्डिंग खरीद रहे हैं हम किससे, सी एंड कंपनी से, 20 लाख रुपए की। और क्वेश्चन में आपको अदर इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी कि आपने इसका मान लीजिए 40% पे कर दिया बाय चेक। ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा है कि 40% आपने क्या कर दिया, बाय चेक पे कर दिया, और रिमेनिंग के लिए आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल बताऊं तो प्रॉपर एग्जांपल बनता है जो आपको नोट्स में लिखा मिलेगा। आर लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम सी एंड कंपनी फॉर ₹20 lakhs, आउट ऑफ विच 40% हैज बीन पेड इमीडिएटली ऑन 1/4/2025, and for the remaining amount 12% debentures of face value 10 each were issued। समझ आया। एंड रिमेनिंग के लिए क्या कर दिए गाइज, सुनो मेरी बात, रिमेनिंग के लिए 12% डिबेंचर्स इशू कर दिए जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। क्वेश्चन क्लियर है, मैंने मेन पॉइंट क्वेश्चन का लिख दिया है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी, सबसे पहले एसेट खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट युवराज क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि जब एसेट आएगी तो एसेट विल बी डेबिटेड। एसेट अकाउंट डेबिट टू, नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए, बच्चे के दिमाग में था कैश या बैंक, कैश या बैंक नहीं आएगा। यहां पर पहले जिस डेट को आप ये एसेट खरीद रहे हैं उस डेट को आपकी पहली एंट्री डलेगी मेरे बच्चों। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 1/4/25 को, क्योंकि बिल्डिंग नाम दे रखा है इसलिए हम बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। अगर मुझे सिर्फ एसेट लिखा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती, एसेट लिख देती, नाम नहीं लिखती, ठीक है गाइस। तो यहाँ लिखा जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 20 लाख रुपए टू वेंडर्स अकाउंट। गाइस वेंडर कौन होता है, वेंडर हमारा सेलर होता है। मैंने आपको क्वेश्चन में नाम दे रखा है क्या, सी एंड कंपनी, 20 लाख। तो अगर ये सी एंड कंपनी का नाम नहीं होता तो इसकी जगह आप वर्ड क्या लिखते, वेंडर। समझ आ रही है। तो व्हेन यू आर परचेजिंग द एसेट योर आंसर विल बी, योर जर्नल एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मीन्स सेलर। बट व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द सेलर्स नेम तो आप वेंडर लिखोगे। बट अगर क्वेश्चन में वेंडर का नाम गिवन है तो आप वेंडर का नाम मेंशन करके आओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आ रही है बात यहाँ तक। अच्छा जी, आप बुक्स किसकी बनाते हो, आप ये जो बुक्स बना रहे हो ये कौन सी कंपनी की बुक्स बनाते हो, जो परचेजिंग कंपनी है। जैसे मेरे केस में कौन है, आर लिमिटेड, तो यू आर मेकिंग द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली जर्नल एंट्री समझ आ गई, क्या जर्नल एंट्री बनेगी बताओ, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब एसेट खरीदी तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसलिए एसेट डेबिट, और वेंडर नाम की लायबिलिटी मेरे सर पे क्या आ जाएगी, बोझ हो जाएगा कि मुझे 20 लाख रुपए सी एंड कंपनी को वापस करने बाकी हैं, इसलिए पहली जर्नल ये आ गई। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, क्लियर टू यू ऑल। अब क्या होगा गाइस, जो मेरा वेंडर है उसे हम क्या करेंगे, पे करेंगे पैसा।
जब पैसा पे करेंगे, जैसे मेरे क्वेश्चन में क्या पूरा का पूरा 20 लाख पे कर रहे हैं, बता दो सिर्फ कितना पे कर के आ रहे हो, बताओ मेरे को, सिर्फ कितना पे कर के आ रहे हो, 40%, मतलब 20 लाख का 40% कितना हो गया, 8 लाख। भाई साहब बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए थे, तो 8 लाख से क्या कर दी, पेमेंट। तो क्या एंट्री डलेगी, सोचो, जब हम पेमेंट करेंगे वेंडर को तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी सिद्धार्थ, करेक्ट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो ये डलनी चाहिए नहीं डलनी चाहिए, भाई वेंडर मेरी लायबिलिटी था वो खत्म हो जाएगा इसलिए लायबिलिटी डेबिट, और मेरे पास से पैसा चला जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी बताओ, सेकेंड एंट्री क्या डलेगी, मेरे यहां पर डल जाएगी सी एंड कंपनी डेबिट 8 लाख टू बैंक अकाउंट, मेरे अकाउंट से पैसे चले गए 8 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, यस सर, इसे पहली एंट्री में ही डाल देते, यही आया। बच्चे के दिमाग में आता है कि मैडम इस वाली एंट्री को पहली एंट्री के साथ मर्ज ही कर दो ना, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों की डेट्स आर डिफरेंट, ठीक है। यहां पर एक सेम डेट है, बट अगर मैं चाहूं तो मैं यहां कह सकती हूँ 40% चेक वॉज पेड ऑन 5/4, अब तो साथ नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हम अलग ही डालेंगे। क्लियर टू यू ऑल पीपल, पहली एंट्री यही डलेगी एसेट टू वेंडर, फिर दूसरी अगर आपने पार्ट पेमेंट की है तो आप डाल दोगे वेंडर डेबिट टू बैंक। क्लियर टू एवरीबॉडी। कई बार वो क्वेश्चन में उत्तम यहां पर बाय चेक ना बोलकर ऐसे कह देता है वी हैव एक्सेप्टेड अ बिल, क्या कह देता है गाइस, एक्सेप्टेड अ बिल। यहां पर 40% के लिए वो ये भी कह सकता है एक्सेप्टेड बिल ऑफ 3 months, क्या कह सकता है बच्चे, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 3 months, कि 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। अगर 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब क्या है कि हमें वो 3 महीने बाद पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। 3 महीने बाद हमें क्या करना है गाइस, पैसे वापस करने हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप सी एंड कंपनी तो डेबिट करोगे पर बैंक की जगह वर्ड लिखोगे मेरे बच्चों बिल्स पेबल। क्या लिखोगे, बिल पेबल भी लिख सकते हो, बिल्स पेबल भी लिख सकते हो, या सिर्फ B/P ये भी अलाउड होता है, BP, बिल्स पेबल। तो अगर आप एक्सेप्टेड वर्ड यूज होगा तो एक्सेप्टेड वर्ड का मतलब है आपने अभी पैसे दिए नहीं हैं, आपने वादा किया है कि 3 महीने बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा, या 2 महीने बाद, जितने का भी बिल होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। अगर पेमेंट कर रहे होगे तो बैंक यूज करोगे, अगर बिल एक्सेप्ट कर रहे होगे तो बिल्स पेबल यूज करोगे। क्लियर टू यू ऑल पीपल, you have already completed the 2 entries, पहली asset to vendor, second vendor to bank और bills payable as the case may be, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा वो लिख देंगे। Clear to you all? If I have to pay 20 lakh rupees and out of which I have already paid 8 lakhs, remaining कितना बचा? What is the remaining amount? 12 lakhs. That means 12 lakhs के लिए हम क्या issue कर रहे हैं? 9% debentures। सबसे गजब की बात ये तीसरी एंट्री में ही है कि अब जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी, क्या उसके बदले पैसा आ रहा है? बोलिए नहीं, उसके बदले में क्या आया है? बिल्डिंग। इसीलिए ही हमारे टॉपिक का नाम क्या था? इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, कैश के अलावा। तो अब जो ये 9% के डिबेंचर्स आप वापस करोगे, मतलब इशू करोगे सामने वाले को, किसको? हमारी कंपनी आर लिमिटेड किसको देगी ये लेविश? सी एंड कंपनी को जो पैसा देगी उसकी एंट्री क्या डलेगी प्लीज मेरे को बताओ। थर्ड एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द थर्ड एंट्री गाइस? थर्ड एंट्री विल बी लाइक दिस, वी विल बी पेइंग सी एंड कंपनी, जो कि हमारा कौन है? वेंडर। वेंडर को डेबिट कर देंगे जो रिमेनिंग अमाउंट है, कितना गाइस? 12 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बोलिए यस और नो, क्योंकि डिबेंचर्स आर माय बोरोइंग्स। डिबेंचर्स कंपनी की क्या होती हैं? बोरोइंग्स, जिस पर वो टाइमली क्या करता रहता है? ब्याज पे करता रहता है, पता है ना सबको। तो यहां पर तीसरी एंट्री डल जाएगी, डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्यों हो जाएगा? जैसे शेयर्स, याद दिलाऊं मैं 1 सेकंड के लिए, इसी टॉपिक में जब शेयर कैपिटल होता था तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाती थी? क्रेडिट।
क्योंकि जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं कैपिटल बढ़ जाती है, ऐसे जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं हमारे डिबेंचर्स बढ़ जाते हैं, और दोनों का ही कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसलिए हम शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों को ही क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या डल जाएगी, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए, क्लियर, पक्का। अब यहां पर डिबेंचर्स भी इशू हो सकते हैं पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे। तो अगर पार पे होगा तो क्या, प्रीमियम पे होगा तो क्या, डिस्काउंट पे होगा तो क्या एंट्रीज बनेंगी। मतलब इस थर्ड एंट्री में वी हैव टू चेक पार लिखा है, प्रीमियम लिखा है या डिस्काउंट लिखा है। आइए मैम बताइए अब क्या प्रॉब्लम है। सेकंड और सेकंड और थर्ड एंट्रीज को कंबाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं, क्योंकि जब आप पहले प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब पहली बार कर रहे होते हो, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप सेकंड और थर्ड एंट्री को मर्ज करो, क्योंकि बहुत बार आप गड़बड़ कर देते हो सिर्फ इस वजह से। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे चीज़ें समझ आने लगेंगी। जैसे ही हम जनवरी में सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं खुद कहूँगी मर्ज कर दो, क्योंकि तब तक तुम लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके होगे, कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ चुके होगे, तुम उसकी सिर्फ फिनिशिंग चल रही होगी उस टाइम पे। इसलिए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों सेकंड और थर्ड एंट्री को मर्ज कर दो। पहली और दूसरी एंट्री मर्ज मत कर देना, बस पहली एंट्री हमेशा अलग ही डलेगी, दूसरी अलग ही डलेगी। उसका रीजन प्रैक्टिकली अलग है, क्योंकि प्रैक्टिकली डेट्स अलग होती हैं, ठीक है। बट यहां पर आप सेकंड और थर्ड एंट्री को मर्ज अप कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक जी, चलें आगे, पक्का। चलिए, तो हमारी पहली एंट्री डल गई एसेट डेबिट टू वेंडर, दूसरी एंट्री डल गई वेंडर डेबिट टू बैंक, अगर कोई पार्ट पेमेंट किया है तो। अगर पार्ट पेमेंट नहीं किया है तो सेकंड एंट्री खत्म हो जाएगी, बीच में नहीं आएगी। और लास्ट एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट, डिबेंचर इशू करने की, वो एंट्री क्या आएगी, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर, अगर एट पार था तो। अगर मैं वहीं उस क्वेश्चन में कह देती 9% डिबेंचर्स फेस वैल्यू 10 इज इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, अगर मैं उसी टाइम पे कह देती कि 9% डिबेंचर्स फेस वैल्यू है 10 रुपए, वो मैंने किस पे करा है बेटा, प्रीमियम पे इशू करा है। कितने रुपए प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे। तो 10 रुपए का 20% विल बी 2 रुपए। तो व्हाट विल बी द इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, 12। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है जब तुम प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करोगे तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बताना। सी एंड कंपनी, थर्ड एंट्री की बात कर रहे हैं हम, पहली और दूसरी तो सेम ही रहेगी, है ना। थर्ड एंट्री में चेंज आएगा। थर्ड एंट्री में क्या चेंज आएगा, प्लीज देखिएगा। एंट्री में चेंज आएगा सी एंड कंपनी डेबिट, या फिर हम इसे कह सकते हैं वेंडर, क्योंकि कई बार गाइस वो क्वेश्चन में ना आपको, कई बार वो क्वेश्चन में आपको सेलर का नाम नहीं देगा, तो सेलर की जगह आपको वर्ड क्या लिखना है, वेंडर। तो याद रखना, ठीक है। अगर वो नाम दे देता है तो जैकपॉट, नाम लिखना है। बट अगर वो सेलर का नाम नहीं देता तो हमें क्या लिखना है गाइस, वेंडर लिखना है। क्लियर हो रही है बात। तो योर आंसर विल बी वेंडर डेबिट कितना, 12 लाख। कितना था हमारा, 12 लाख वेंडर हो जाएगा डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। और एक बात बताओ गाइस, जब प्रीमियम की बात कह रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोलिए ये एंट्री डलेगी, ये अमाउंट आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ पहले मेरे को। सी एंड कंपनी डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, कोई परेशानी, क्लियर है सबको गाइस। अब यहां पर ये 12 लाख रुपए को मैं बाइफरकेट कैसे करूं, कितना तो मैं डिबेंचर्स में डालूं, कितना मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में डालूं। तो बच्चा कहता 12 लाख का 20% तो यहां डाल दो, ऐसी आता है तुम्हारे मन में कि 12 लाख का 20% सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो और बाकी बचा हुआ यहां डाल दो। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, कभी भी आपको ये काम नहीं करना। हमेशा अपने पल्ले गांठ बांध लो, एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे और फिर चीजों को डालोगे। समझ आ रही है, कैसे करेंगे, यहां पे देखो। अगर मैं आपसे कहूं गिन्नी
कि मुझे कोई नंबर बता दे, मुझे कोई ये बता दे कि हमारी कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो क्या एंट्री डालने में आपको कोई दिक्कत आएगी? अगर मैं आपको कह दूं एक्स नंबर है जो मैं दे रही हूं, तो आप क्या कहोगे? मैम एक्स इंटू 10 डिबेंचर में डाल दो और एक्स इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में। समझ आ रही है या नहीं? हाँ, तो जब भी तो मैंने 10 बोला बेटा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक्स इंटू फेस वैल्यू डिबेंचर में, एक्स इंटू प्रीमियम प्रीमियम में, बोलो हाँ या ना। मेरे केस में 10 और 2 था। तो इसी के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया, और वो फॉर्मूला क्या है प्लीज ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। जिन्होंने पिछले चैप्टर में ढंग से पढ़ाई नहीं की थी वो सुन लो, समझ लो, देख लो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है गाइस अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। जैसे मेरे क्वेश्चन में अमाउंट पेबल कितना था? 12 लाख रुपए। अमाउंट पेबल मतलब जो पे करना बाकी है। अब 20 लाख मत कहने लग जाना, 20 में से 8 दे के बैठे हो, तो कितने देने हैं? सिर्फ 12 लाख। तो 12 लाख को डिवाइड करोगे इशू प्राइस से। सर इशू प्राइस कितना है, 10 या 12? करेक्ट, 12। 10 का डिबेंचर 12 रुपए में, तो इसका मतलब कितने डिबेंचर्स हो गए गाइज? 1 लाख डिबेंचर्स। अब आपको पता चल चुका है 1 लाख मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू, 1 लाख मल्टीप्लाई विद 2, तो यहां चला जाएगा 10 लाख, यहां चल जाएगा 2 लाख। इस तरीके से एंट्री फॉर्म हो जाएगी। डायरेक्टली ब्लंटली अगर मैं आपकी बात मानती तो आप 12 लाख का 20% मुझसे कह रहे थे, तो आप मुझे यहाँ 240 लिखने के लिए मजबूर कर रहे थे, जो कि गलत है। इसलिए आपको हमेशा, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस, तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कभी भी नहीं भूलोगे आज के बाद। समझ आ रही है बात? क्योंकि मैं कभी भी आपसे फॉर्मूला, चाहे मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूं या नहीं पढ़ा रही हूं, आई डोंट केयर, मैं किसी भी दिन तुमसे पूछ लूंगी, बेटा एक अदर देन कैश टॉपिक पढ़ा था, उसमें फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश। और अगर नहीं बता पाए तो बेटा सोच लेना, क्योंकि ये 3 या 4 नंबर सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड ऑन है। समझ आ गया सबको? अगर पार पे होगा तो एंट्री डल गई सीधी, क्या? वेंडर अप टू डिबेंचर। अगर प्रीमियम होगा तो एंट्री क्या डलेगी? वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर अमाउंट बाइफरकेट करने के लिए ये फॉर्मूला विल बी हेल्पिंग मी आउट अ लॉट। समझ आ गई बात? क्लियर टू यू ऑल? अगर डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, जैसे इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड कि 9% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 इज इशूड एट 10% डिस्काउंट, कैन यू टेल मी? अब एंट्री क्या डलेगी गाइस, बता सकते हो? एंट्री सोचो, पहले सोचो एंट्री। 9% डिबेंचर्स, यस सर बताइए। हाँ, सी एंड, एक मिनट बेटा, एंट्री फॉर्म कराओ, अमाउंट नहीं, एंट्री फॉर्म कराओ सिर्फ। लॉस, सिर्फ लॉस लिखो, पूरा नाम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। वेरी गुड। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एंट्री नहीं पता? सबको पता है ना एंट्री? तो यार सबको एंट्री पता ही यही होती है ना? तो हमारी एंट्री आ गई ये। अब बात आती है इसमें अमाउंट कैसे आएगा। फिर से अमाउंट डालने के लिए भाई साहब ये फॉर्मूला, ये रामबाण है। क्या है? अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। तो अगर अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो यहां पर अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस में क्या होगा मुझे बताओ? 12 लाख वॉज द अमाउंट पेबल। बोलिए यस और नो। भाई ये 12 लाख का अमाउंट है जो मुझे पे करना बाकी था। 12 लाख को डिवाइड कर दोगे बताओ किससे?
इशू प्राइस, मेरे केस में इशू प्राइस कितना है 10 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट, मतलब 1 रुपए के डिस्काउंट पे। वेरी गुड, इशू प्राइस विल बी 9 रुपीज। टेल मी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। डेसिमल में लाना चाहती हूं मैं, बताइए कितना आएगा। कुछ पॉइंट समझने वाली बात है यहाँ, बोलो। 12 लाख डिवाइडेड बाय 9। हाँ, पेपर तो मुझे देने जाना है तुम्हारी जगह, सारी कैलकुलेशन मैं करके बैठ जाती हूँ। ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे इनकी सेल्फी ले लो अब यहाँ खड़े होके। हाँ, थैंक यू। 1 3 3 3 3 3.33, यही आएगा गाइज। क्या ऐसा कर सकती हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या ऐसा कर सकती हूं कि ये एक डिबेंचर लूं, ये एक डिबेंचर लूं और इस डिबेंचर के टुकड़े कर दूं। 0.3 तू ले ले भाई, 0.7 तू ले ले भाई। इज दैट सो? नो, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी एक डिबेंचर को या किसी भी शेयर को ऐसे पार्टली ओनरशिप नहीं दे सकते। तो बच्चा कहता है बचपन से यही कराती हो रही हो, पार्टनरशिप में भी बोला आपने इसे क्या कर देना, राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ करवा लो। नहीं होगा राउंड ऑफ, राउंड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि 0.3 या 0.7 कंपनी के लिए लाखों की फिगर्स बैठती हैं। जब अरबों खरबों की मशीन्स, अरबों खरबों का लैंड खरीदा जाता है, तो उस टाइम पे ये पॉइंट की फिगर लाखों में बैठती हैं। तो लाखों रुपए वो सामने वाले को फालतू क्यों देगा और लाख रुपए सामने वाला माफ क्यों करेगा? समझो, अगर मैं इसे राउंड ऑफ करने पे आ जाऊं 13333 करूं तो सामने वाला कहेगा मेरा 0.3, मैं लाखों का नुकसान क्यों छोड़ू भाई, मैं पागल थोड़ी हूं यहाँ, वेंडर मानेगा ही नहीं। और अगर मैं वेंडर को मैं 4 कर दूं तो मैं 0.7 का कंपनी क्यों नुकसान झेलेगी? समझ रहे हो बात को? तो ऐसे केस में जब भी आपका डेसिमल आ जाए, क्या आ जाएगा गाइस? डेसिमल। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? ऐसे केस में आपको जो डेसिमल से पहले वाली एब्सोल्यूट फिगर है, जो डेसिमल से पहले आपकी एब्सोल्यूट फिगर है, आपको वो एब्सोल्यूट फिगर उठा के नंबर के सामने चेप देनी है। मतलब आपके लिए यहाँ पर 1,33,333 डिबेंचर्स हैं, जिन्हें आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर अकाउंट में लिख कर आएंगे और अपना डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट में लिख कर आएंगे। देखिए मैं बताती हूँ क्या होगा। लुक एट द बोर्ड एवरीबडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर डिबेंचर्स में कितना आएगा बताओ? 333 इंटू 10, बोलो हाँ या ना। यहाँ कितनी फिगर आ गई? टेल मी। यहाँ पे फिगर आ गई हमारी 13,33,330, यही वैल्यू आएगी। ओके, लॉस में देखो क्या आएगी, डायरेक्ट लिख दूं 133,333, नीचे लिख देती हूँ 1,33,333। कैसे आया? 1 रुपए का डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई विद 1, नंबर लिया है मैंने, क्योंकि मैं नंबर कौन सा लेना था मुझे? एब्सोल्यूट फिगर, डेसिमल से पहले वाली। और चेक करो यहाँ पे तो 12 लाख फिगर आएगी भाई, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये पैसा तो मुझे देना बाकी था, तो 12 लाख तो रिवर्स हो गई होगा। प्लीज चेक, ये आपस में मैच नहीं होगी, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा। ऊपर का टोटल आ रहा है 13,33,333 रुपए और नीचे का टोटल आ रहा है 13,33,330। 3 रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है? 3 रुपए का। वो 3 रुपए को आपको, हाँ सस्पेंस नहीं, कैश, बैंक भी नहीं लिखना। ये 3 रुपए की चिंदी चोरी जो है आपके क्वेश्चन की, वो 3 रुपए की चिंदी चोरी आप बैंक से नहीं दे सकते। चिंदी चोरी छोटा सा अमाउंट है यार, ये कैश से ही पे किया जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपका नंबर डेसिमल में आ जाएगा तो आपको एक कैश अकाउंट से छोटी सी फिगर को पे करके दिखा के आना पड़ेगा पेपर में। ज्यादातर ये 20, 25, 50 रुपए तक की फिगर होती है, इससे ज्यादा की फिगर नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो भी फिगर होगी वो बैलेंसिंग फिगर को किससे दिखा के आना पड़ेगा? कैश अमाउंट से, कैश अकाउंट से पे करके दिखाओगे। बैंक से भी क्यों नहीं पे करना? क्योंकि छोटी मोटी अमाउंट है। तुम्हें देखने के लिए मिलेगी 3 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, तो तुम्हें लगता है क्या चिंदी चोरी कर रहे हैं, क्या जरूरत है यार? यही 20 रुपए, 3 रुपए, 50 रुपए कंपनी के लिए लाखों फिगर आ जाती है। ठीक है,
इसलिए यहां पर किससे पेमेंट होगी? कैश। एक तरीके से हमने क्या करा, ये जो डेसिमल था 0.3333 बार, वो हमने कैश से पे कर दिया। समझ रहे हो? वेंडर को ही पे करा जाता है बेटा, ये 3 रुपए भी। समझ आ गई? मतलब हम उसे डिबेंचर तो देंगे ही देंगे, उस पर 3 सिक्के रख के और देंगे, ले शगुन के 3। कह रहा है शगुन के 3? मैडम सत्यानाश कर रही है उसका तो। अब समझ आ रही है बात? क्लियर? हाँ, 3 दीवारा काम। हाँ, तो 1 रुपये फालतू रखोगे क्या? नहीं। समझ आ रही है बात? बताइए, कोई दिक्कत है? अच्छे से क्लियर टू यू ऑल पीपल? ये था हमारा केस नंबर 1। अगर केस 1 ढंग में समझ लिया तो अब बाकी में कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहला केस आपने पढ़ा, परचेज ऑफ एन एसेट। एसेट खरीदेंगे तो सब बताएंगे पहली एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेरी गुड। अगर मैंने पार्ट पेमेंट कर दी तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेंडर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और तीसरा, अगर हमने डिबेंचर इशू कर दिए वेंडर को तो एंट्री क्या डलेगी? वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। अगर प्रीमियम पे कर दिए तो वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे कर दिए तो वेंडर डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और भाई साहब अगर डेसिमल में आ जाएगा तो टू कैश। याद आ गया? और कौन सी फिगर जाएगी? हमेशा बैलेंसिंग फिगर जाएगी। अमाउंट हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कौन सा लेंगे? एब्सोल्यूट फिगर तक। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी? अच्छे से, वेरी गुड। अब आते हैं केस 2 पर, और केस 2 है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। फॉर परचेज ऑफ बिजनेस क्या जर्नल एंट्री डलेगी? क्यों किसी का बिजनेस खरीदते हैं? ध्यान से समझेंगे। किसी भी बिजनेस में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो उसकी एसेट्स प्रॉपर्टीज और दूसरी उसकी लाइबिलिटीज। सामने वाले जब भी कोई बिजनेस होता है तो क्या बचती है? बैलेंस शीट। तो जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो कुछ एसेट्स होती है सामने वाले के पास और उसके पास कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कितनी तो आप एसेट्स खरीद रहे हो और कितनी लाइबिलिटीज। एवरीथिंग विल बी रिटन इन योर क्वेश्चन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ। केस 2 के लिए हम लेके चल रहे हैं बेटे, केस 2 फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एंड आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल हेयर। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, चीजें लिख रही हूँ, आप ध्यान से फोकस करेंगे। सिर्फ 10 मिनट की बात है, ये केस भी खत्म हो जाएगा। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अगर पेपर में सबसे ज्यादा रीअकर कोई सा केस हुआ है चारों में से तो दैट इज केस 2। केस 2 इज द फेवरेट केस ऑफ बोर्ड्स। क्यों? उसका रीजन आपको अगले 5 मिनट बाद समझ आ जाएगा कि ये फेवरेट क्यों होगा बोर्ड का। आइए, बिजनेस खरीदा, क्वेश्चन आपको बताएगा कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड, ऐसे करके लिखेगा, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी एसेट्स, पैसे बताएगा, मान लो 15 लाख, एंड लाइबिलिटीज मान लो 3 लाख, फ्रॉम राहा एंड कंपनी। एक्स लिमिटेड ने परचेज की एसेट्स 15 लाख की, लाइबिलिटी 3 लाख की राहा एंड कंपनी से, फॉर रुपीज 17 lakhs। ऐसा क्वेश्चन में लिखा मिला, ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। पहली बात ये क्या लिखा है ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है एक्स लिमिटेड ने राहा एंड कंपनी से कितने की एसेट खरीदी? 15 लाख की। लाइबिलिटी कितने की है? 3 लाख की। तो राहा एंड कंपनी से फॉर 17 lakhs। 17 lakhs इज द परचेज कंसीडरेशन। हमारा 17 लाख जो अमाउंट है दैट इज व्हाट? परचेज कंसीडरेशन। इसे बोलते हैं पीसी। प्रियंका चोपड़ा नहीं है ये, परचेज कंसीडरेशन। करेक्ट, प्रोजेक्टाइल क्लासेस, पर वो भी नहीं है, परचेज कंसीडरेशन है। पीसी इज परचेज कंसीडरेशन।
परचेज कंसीडरेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से। परचेज कंसीडरेशन वो भाव होता है, भाव मतलब रोकड़ा पैसा, वो पैसा होता है जो सेलर और बायर आपस में डिसाइड करते हैं। हम गए सब्जी मंडी, हमने कहा भाई आलू क्या रेट है, बोला 60 रुपये। हमने कहा लूट मचा रखी है, पीछे वाला तो 40 दे रहा था, कह रहा मैडम वहीं से ले लो। हम तो फंस गए अपनी बात में। हमने कहा भाई 50 दे दे, कह रहे चलो 50 में ले लो। तो आपस में बायर और सेलर के बीच में कौन सा प्राइस तय हुआ, 50। वो 50 ही कहलाता परचेज कंसीडरेशन। Purchase consideration is the price which has been fixed between the buyer and the seller for purchase of business. समझ आ रही है भाई? जब राहा एंड कंपनी और एक्स लिमिटेड दोनों के लोग बैठेंगे आमने सामने, तो दोनों के बीच में बातचीत होगी कि अरे एसेट, अरे जी हमारी एसेट 15 लाख की, हाँ रह जा, जंग लग रहा है तेरी एसेट में, हम तो इसके 13 लाख ही मानेंगे, हम तो नहीं मानते 15 लाख, 15 लाख नहीं मानते हम तो। इस तरीके की बातें होंगी और कुछ ना कुछ प्राइस क्या किया जाएगा, मोल भाव किया जाएगा। तो मोल भाव करके जिस भी फिगर पे दोनों कंपनीज बैठेंगी, फिट बैठेंगे बायर और सेलर, उस प्राइस को क्या बोला जाएगा गाइस, पीसी, परचेज कंसीडरेशन। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। टोटल यू आर परचेजिंग एसेट्स ऑफ रुपीज 15 लाख। तो व्हेन यू आर परचेजिंग एसेट्स ऑफ रुपीज 15 लाख गाइस, तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि आप किसकी बुक्स बना रहे हो, परचेजिंग कंपनी की। किसकी बुक्स बना रहे हो, परचेजिंग कंपनी की। मेरे एग्जाम्पल में किसकी बुक्स बना रहे हो, कर दी ना गलती लड़की, राहा एंड कंपनी तो हमारी बेटा सेलर है, तो यहां पर एसेट डेबिट हो गई, हमारी बुक्स में एसेट आ जाएंगी कितने की बताओ, 15 लाख की, कोई दिक्कत, उसकी एसेट हमारी एसेट, तो एसेट क्या हो गई, डेबिट, उसकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट, इसलिए यहां पर हो जाएगा टू लायबिलिटीज अकाउंट, कितना, 3 लाख। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15 लाख, टू लायबिलिटीज कितना, 3 लाख। और जो परचेज कंसीडरेशन है दैट इज द प्राइस विच हैज बीन फिक्स्ड बिटवीन एक्स एंड राहा, कि इतना पैसा हमें राहा को देना बाकी है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा टू राहा एंड कंपनी। राहा एंड कंपनी अगर नहीं गिवन होता तो क्या लिखते, वेंडर्स अकाउंट, कितना, 17 लाख, एंड दिस 17 इज व्हाट, पीसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली जर्नल एंट्री में ये याद रखना, पेपर में इसे लिखना भूलते हो तुम, एसेट भी लिख देते हो, लायबिलिटी भी लिख देते हो, सब कर देते हो, इसे लिखना भूल जाते हो, पहली बता रही हूं, यही गलती है जो पेपर में करके आते हो। इस केस में भूलना मत कि जब सामने वाले से एसेट खरीद रहे हो, लायबिलिटी खरीद रहे हो, तो कोई प्राइस भी दोगे उसे, समझ आ गई बात? तो एंट्री क्या बनी, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर पीसी के साथ। क्या जर्नल एंट्री मैच हो रही है? चेक करो, नहीं हो रही ना? या तो इस क्वेश्चन में इधर आ रही है बैलेंसिंग फिगर, इसे क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी मेरे बच्चों, तो आप उसे लिख कर आओगे गुडविल नाम से। यहीं पर इसी एंट्री में अगर मैं पीसी की वैल्यू बदल दूं, मान लो मैं पीसी की वैल्यू बदल दूं और पीसी की वैल्यू कर दूं मैं यहां पर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख, तो अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर बदल जाएगा और वो कितना आ जाएगा, 2 लाख। और अगर यहां पर बैलेंसिंग फिगर आती है हमारी प्रियल, तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। So the point is, if you are getting a balancing figure in the debit side, it will be your goodwill, and if it appears in the credit side, so it will be your capital reserve, being business purchased. ये होती है पहली एंट्री, ये होती है हमारी पहली एंट्री, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर पीसी, बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व। सेकंड और थर्ड एंट्री में कोई चेंज नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलेगा पार्ट पेमेंट कर दी, तो मेरी एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू बैंक। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि डिबेंचर इशू कर दिए, तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। अगर क्वेश्चन बोलेगा पार पे इशू करे तो वेंडर टू डिबेंचर, प्रीमियम पे करे तो वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे किए तो वेंडर डेबिट लॉस डेबिट टू डिबेंचर। और क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम अमाउंट डाल देंगे, और उसके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल अपॉन।
ये तो था रटने का तरीका कि ये गुडविल क्यों और ये कैपिटल रिजर्व क्यों, तुमने सोचा भी नहीं। तुमने कहा ठीक है समझ आ गई बात, अगर यहाँ आए तो गुडविल लिखना है, यहाँ आए तो कैपिटल रिजर्व लिखना है। पर ये हो क्यों रहा है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है। एमसीक्यू फॉर्म करके दे देता है आपको और आपसे बोलता है बताओ गुडविल आ रही है या कैपिटल रिजर्व, तो उसके लिए एक पूरी जर्नल एंट्री बना के बैलेंसिंग फिगर निकालोगे क्या। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है। हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें समझने में। गाइज एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप पढ़ते हुए, एंड दैट वर्ड वाज नेटवर्थ। क्या वर्ड था? इसका दूसरा नाम था, वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड औकात, है ना, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा शब्द यूज करिए उसके लिए। नेटवर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा? औकात बिजनेस की। भाई साहब जिस कंपनी को तुम खरीदने जा रहे हो, राहा एंड कंपनी जो है, उसे तुम क्या करने जा रहे हो? खरीदने जा रहे हो। कितने की एसेट्स थी? इसका फॉर्मूला होता है क्या? एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। याद है सबको? अब यहां से मुझे आप बताओ, राहा एंड कंपनी की एसेट्स थी 15 लाख माइनस 3 लाख, इसका मतलब राहा एंड कंपनी की वैल्यू थी, नेटवर्थ थी कितनी? 12 लाख। और भाई साहब आप उसे परचेज कर रहे थे 17 लाख में। क्यों, आप पागल थे क्या? 12 लाख की चीज 17 लाख में खरीद के ला रहे हो, कुछ तो बात होगी उसमें। वो 5 लाख की क्या थी? इसका मतलब यहां से हमें एक चीज समझ में आई, क्या? इफ नेटवर्थ इज लेस देन पीसी या पीसी इज ग्रेटर देन नेटवर्थ, तो आपको क्या मिलेगी? गुडविल। भाई 12 लाख की चीज 17 लाख में लेके आ रहे हो, 5 लाख की गुडविल के देकर आ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं? बस 1 मिनट और, अगर यहीं पर मैंने चेंज कर दिया और मैंने बोल दिया पीसी वॉज 10 लाख, तो बेटा 12 लाख की चीज 10 लाख में ला रहे हो, मौजा ही मौजा, बोलो हाँ या ना। भाई 12 लाख की चीज 10 में लेकर आ रहे हो, 2 लाख का फायदा। और फायदा कैसा? कैपिटल गेन। इसलिए वो कहां गया? इसलिए वो 2 लाख का गया क्या मेरे बच्चों? कैपिटल रिजर्व। तो यहां से हमें पता चला कि इफ माय नेट वर्थ इज ग्रेटर देन पीसी देन इट विल रिजल्ट इन कैपिटल रिजर्व। हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे 3rd और 4th केस कवर अप करने में। कल की क्लास में पहले हम स्टार्टिंग में वो केस करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।